अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम पर किताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन एक खत सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करवाया जा रहा है और उस खत का जो टाइटल है वो है माफीनामा। नीचे एक तहरीर लिखी गई है और तहरीर के बाद लिखा गया इमरान खान। यानी कि उस तहरीर के अंदर भी ये लिखा गया कि इमरान खान बुनियादी तौर पर माफी मांग रहा है। इमरान खान ये कह रहा है मेरे कारकुनों को छोड़ दें, मेरे केसेस में नरमी कर दें, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं माफी मांगता हूं और आइंदा ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई भी इश्तियाल में नहीं दिलाऊंगा और लोग किसी भी तरह से कानून अपने हाथों में नहीं लेंगे। तो खत में देख रहा था, ऑब्वियसली जाली खत है, 2 नंबर खत है। तहरीक इंसाफ की वकला की टीम ने भी तस्दीक की कि जाली खत है और इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। बहुत सारे साफियों ने बाकायदा से, जो बड़े बड़े चैनल्स पर काम करते हैं, मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं और मोटी मोटी तनख्वाहों वाले जो क्लीन शेव हमारे बहुत बड़े जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत बड़े साफी हैं, उन्होंने बाकायदा से ट्वीट करके लिखा हुआ है कि मुबैना तौर पर इमरान खान का खत, रिपोर्टेडली इमरान खान का खत, यानी कि उनके ऊपर इल्जाम भी ना आए और वो खत भी सर्कुलेट करता रहे। तो बुनियादी तौर पर ऐसा महसूस होता है ये खत किसी महबूब का खत है जो आंसू बहा रहा है अपनी बेवफाई के बाद, ये जुदाई के बाद। आ चुके खान तो खत नहीं लिखेगा। खान के बारे में जो सोचा गया था कि 4 दिन जेल के अंदर गुजारेगा, वो तो डट गया है वहां पर। वो तो मसल शसल बना रहा है वहां पे, एब्स बना रहा है वहां पे, एंजॉय कर रहा है और वहां पर किताबें पढ़ रहा है। लगातार दुनिया को जो मजीद मॉडर्न उलूम है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, अपने आप को इख्तियार करना है, वो उन सारी चीजों में मगन है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा था कि इमरान खान शिकार करता है और जब शिकार करते हैं आप तो आपको कई घंटे बल्कि कई बार पूरा पूरा दिन आपको इंतजार करना पड़ता है, पूरी पूरी रात इंतजार करना पड़ती है। तो आप जब शिकारी होते हैं तो बैठकर घात लगा के इंतजार करते हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि खान अटक जेल के अंदर असल में शिकार के ऊपर बैठा हुआ है, घात लगाई हुई है और जो बाकी हैं वो खत सर्कुलेट करवा रहे हैं, कभी कोई खबर दिलवा रहे हैं, कभी कोई खबर दिलवा रहे हैं। लिहाजा इनका भांडा फूट चुका है और ये जो मटका था, ये मटका बुनियादी तौर पर फट चुका है। लेकिन एक खबर है, इस खबर के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि हवाओं का रुख बदल रहा है और ये खबर यह है कि सनम जावेद की जमानत हुई आज और अभी तक की कुछ इतलात मुज्जात खबरें आ रही है कि शायद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कोई मुसद्दिका खबर नहीं है, यानी मुसद्दिका खबर नहीं आई। मैंने उनकी फैमिली से, उनके वालिद से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, 2 से 3 दफा कॉल की, उन्होंने नहीं पिक की, लेकिन कोई मुसद्दिका खबर नहीं आई कि उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बहरहाल आज उनकी जमानत हुई है। आलिया हमजा, उसके बाद जो खदीजा शाह हैं, तैयबा राजा हैं, बाकी जो खवातीन हैं बहुत सारी, उनकी जमानतें नहीं हो सकी, लेकिन सनम जावेद की बहरहाल जमानत हुई है। और एक तरफ तो सनम जावेद की जमानत है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के बहुत जय्यद साफी, सीनियर जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान से जो अटक जेल है, वहां पर जाकर कुछ अहम तरीन शख्सियतें मिल रही हैं, अहम तरीन मुलाकातें अटक जेल के अंदर खान के साथ हो रही हैं और इमरान खान के साथ कोई ना कोई डील फाइनली, यानी सिस्टम को जो एनआरओ चाहिए, सिस्टम को जो बेल चाहिए, सिस्टम को इमरान खान से जो रिलीफ चाहिए, उसके ऊपर कोई ना कोई डिस्कशन इमरान खान से करवाई जा रही है। मोहम्मद अली दुरानी जो इससे पहले आरिफ अलवी साहब से मिले थे और जिन्होंने ये कहा था कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैचेस हैं वो आप देखेंगे और आने वाले दिनों में आपको हवाओं का रुख और चीजें बदलती हुई देखेंगी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने 4 मुलाकातें आरिफ अलवी साहब से कर ली हैं और वही मोहम्मद अली दुरानी साहब भी खुफिया तौर पर जाकर अटक जेल में इमरान खान साहब से मिले हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि मोहम्मद अली दुरानी साहब जब भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो जाहिर है वो किसी के कहने पर काम करते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली उन्हें आशीर्वाद होता है, ऑब्वियसली उन्हें कहा जाता है, उन्हें भेजा जाता है, उन्हें मालूमात दी जाती है, उन्हें ऑप्शंस बताए जाते हैं और बताया जाता है कि ऑप्शंस जाकर आप डिस्कस करें। लेकिन जब भी आप किसी के साथ मुलाकात करें, टेबल पर आए, बैठकर गुफ्तगू करें, तो यकीनी तौर पर हल निकलता है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हवाओं का रुख बदल रहा है और मुलाकातों का सिलसिला जो खान के साथ अटक जेल में शुरू कर दिया गया है, उससे एक चीज महसूस हो रही है कि जो लंदन के अंदर जो भगौड़ा था या पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़े नौसरबाजी थे, जाली इनकलाबी थे, उनके रास्ते आने वाले टाइम में बंद होने लगे। बल्कि समी इब्राहिम साहब ने तो यहां तक कहा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में, यानी अगले महीने के पहले हफ्ते में इमरान खान की रिहाई मुमकिन तौर पर हो जाएगी। तो समी इब्राहिम साहब भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बाकायदा 70% जो मामला थे इमरान खान के साथ वो तय हो गए हैं और इमरान खान अभी भी बात कर रहा है कि इंतखाबात चाहिए जी, केसेस मेरी कोई माफ ना करें, खलास, मुझे कोई केसेस में माफी नहीं चाहिए, मेरे केसेस लगे नहीं, मेरे केसेस यहाँ पर चलते रहें और उसके साथ साथ इंतखाबात फौरी तौर पर करवाए जाएं। साथ साथ कुछ ऑप्शन डिस्कस हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान को ऑप्शन दिया जी मुल्क से बाहर चले जाएं, तो ऐसा ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि खान अगर मुल्क से बाहर चला गया तो ये बवाल आ जाएगा, यहाँ पर तबाही फिर जाएगी, क्योंकि वो बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज में जाकर खिताब करेगा, वो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स में जाकर बैठेगा, वो दुनिया के बैनुल अक़वामी मीडिया में जाकर बैठेगा और बहुत सारों को मुश्किल हो जाएगी। यानी जनरल बाजवा साहब जिनके बारे में खान साहब कहते हैं रिजीम चेंज हुई, नून लीग भी यही कहती है, वो जो मुख्तलिफ ममालिक की सड़कों के ऊपर घूम रहे होते हैं, उनके लिए फिर उन कंट्रीज में भी मुश्किल हो जाएगी कि जहां पर अंग्रेजी में अखबारात में भी छपता है, अंग्रेजी में कमेंट्री भी होती है और अंग्रेजी में टीवी चैनल्स भी चलाते हैं। लिहाजा खान को बाहर भेजना असल में और ज्यादा खतरनाक है, इंस्टेड कि उन्हें मुल्क के अंदर रखकर उनसे कोई डील ली जाए। अब लंदन मेला जो चला है, लंदन के अंदर जो फैमिली एंटरप्राइजेस बैठी है, नून लीग का जो खानदान वहां पर बैठा हुआ है और ये डिसाइड कर रहा है कि हमने शेर बनना है, बकरी बनना है, हमने पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना, मियां साहब को पाकिस्तान में लॉन्च कैसे करना है, मियां साहब अपने 4 साल सर्फ एग्जाइल को, मुल्क से भागने को, अदालतों को फांकी देने को असल में डिफेंड किस तरह से करेंगे। इन्हें पता है ये केसेस को मैनेज कर लेंगे,
انہیں پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آشیرواد آ جائے گا. لیکن جو بڑا مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ عوام جب پوچھے گی کہ میاں صاحب آپ تو ہمیں کہہ کے گئے تھے آپ گولی لے کے واپس آئیں گے, آپ تو دوائی لے کے واپس آنے گئے تھے, آپ تو وہاں پر جناب گولف کھیل رہے تھے, آپ تو وہاں پر فلمیں دیکھ رہے تھے میاں صاحب, آپ تو وہاں پر باقاعدہ واک کر رہے تھے اور آپ اپنا ویٹ لوز کر رہے تھے, آپ اپنا بیلی فیٹ لوز کر رہے تھے میاں صاحب, آپ تو وہاں پر چائے پیتے رہے, آپ تو کافیز پیتے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا اور نچلے ہونٹ کو آپ کور کر کے ماسک پہن کے جاتے تھے. تو میاں صاحب آپ نے یہاں پر تنہا کیوں چھوڑا جن کو آپ جو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے گئے تھے کہ میں ووٹ کو عزت دینے کے لیے آ رہا ہوں اور میں ووٹ کو عزت دوں گا. تو میاں صاحب سے وہ سوال پوچھ رہا ہوں, یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس لیے لندن کے اندر یہ فیملی انٹرپرائز بیٹھی ہوئی ہے کہ لوگوں کو پھکی کون سی دینی ہے, کون سا چورن لوگوں کو چمچ کے ذریعے فیڈ کرنا ہے, منہ میں ڈالنا ہے. لندن کے اندر جو ڈسکس ہو رہی ہے وہاں پر برجس طاہر صاحب نے, نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے کھل کر کہا کہ جناب یہ شہباز شریف حکومت نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہے. میاں صاحب جو شہباز شریف جب تک موجود رہے, یعنی پی ٹی ایم جب تک موجود رہی, انہوں نے تباہی نکال دی ہے. اور ہمیں اب پاکستان میں لوگ لٹرلی چھتر اٹھا کر سڑکوں پر کھڑے, لوگوں نے تھپڑ اٹھائے میں, ہمارے یہ بڑی مشکل ہو رہی ہے. برجس طاہر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر اب پاکستان نہیں آتے تو پارٹی ختم ہے. یعنی کہ جو الیکشنز کا میلہ آپ نے لگانا تھا, جو انتخابات آپ نے دھاندلی کر کے اور ظاہر پالش کر کے لینے تھے, اور پاکستانی عوام کا مذاق آپ نے اڑانا تھا, اور ایک انتخاب, ایک اور الیکشن, ایک اور مینڈیٹ آپ نے چھیننا تھا, اس کے اوپر ڈاکہ مارنا تھا. میاں صاحب اگر پاکستان نہیں آئے تو آپ یہ ڈاکہ نہیں مار سکیں گے, اور یہ جو الیکشن آپ نے مینج کرنا ہے یہ نہیں ہوں گے. پھر یہ بھی خبریں پاکستان کے کچھ پرومیننٹ صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بلایا جائے گا مینار پاکستان, لیکن 1500 سے 2000 لوگوں کو ایئرپورٹ پر بلایا جائے گا تاکہ میاں صاحب آئیں تو کوئی جھنڈیاں لے کر کھڑا ہو, کوئی نعرے بجا رہا ہو, کوئی باجا بجا رہا ہو, کوئی سیٹیاں بجا رہا ہو, تاکہ پتہ چلے لوگوں کو بتا سکیں جی میاں صاحب کے لیے لوگ خوش ہیں. تو لوگ خوش نہیں ہیں, لوگوں کو آٹا دال گھی نہیں پورا ہو رہا. چونکہ میں خود انہی لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں, پاکستان کے مڈل کلاس سے, اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں ہمیں روٹی نہیں پوری ہو رہی, یعنی لوگوں کو تنخواہیں نہیں پوری ہو رہی, بجلی کے بلز نہیں پورے ہو رہے, تو وہ کہاں پر جائیں گے اور کیسے جا کر وہاں پر یہ سارا یعنی استقبال کریں گے اور یہ ساری چیزیں وہاں پر ان سارے معاملات کو چلائیں گے. مریم صاحبہ لندن میں جو ہی سامنے آئی ان کے حوالے سے نعرے لگے, اور ارشد شریف کی قاتل, ارشد شریف کی قاتل, ایسے وہاں پر نعرے لگے ہیں. آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو کلیئر کٹ بتایا تھا اور اب بھی بتا رہے ہیں کہ امیروں کے اوپر ٹیکس لگائیں اور غریبوں کو آپ ٹیکس نہ لگائیں, غریبوں کو مکمل طور پر ریلیف دیں. پاکستان میں یہ چورن بیچتے رہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے سب پر ٹیکس لگاؤ, آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ برکس نکال دو, آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے ٹیکس, آئی ایم ایف وہ کہہ رہا ہے ٹیکس, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اس پہ ٹیکس, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے سانس لینے پر ٹیکس. تو یہ فراڈ کرتے رہے. لیکن آئی ایم ایف کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اب ویڈیو بنا کر باقاعدہ جاری کی ہے کہ جناب ہم نے کلیئر کٹ یہ ہدایت جاری کی ہے کہ غریب کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں, آپ جو امیر ترین ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگائیں, ان سے پیسہ نکالیں. آپ خالی اسلام آباد میں 300-400 بندوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں تو آپ کا آدھے سے زیادہ ریونیو آپ پورا کر سکتے ہیں. آپ گھر دیکھیں کہ گھر میں 6-6 گاڑیاں کھڑی ہیں اور 5-5, 7-7 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی ہیں. یہ کون لوگ ہیں, یہ پیسے کیسے کماتے ہیں, یہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں, یہ مال کہاں سے آتا ہے؟ آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر یہی کہہ رہے ہیں امیروں پر ٹیکس لگائیں. لیکن انہوں نے امیر, ایک چھابڑی والے کو, ایک دیہی والے کو, ایک عام بندے کو, ایک عام پاکستان کے متوسط فیملی کو یا لوور مڈل کلاس کو سمجھ رکھا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.